हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहां मिलता है आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का आजकल टॉपिक चल रहा है वॉइस, जिसमें मैंने 2 क्लासेस लिए थे। अब आज हम लोग अपने वॉइस के तीसरे क्लास में एंट्री करने वाले हैं। तो बस आप लोग बने रहिए, कॉन्सनट्रेट रहिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। बाकी कोई दिक्कत अगर आती है तो उनको देख लिया जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सिखाया था। जितने भी एक्टिव वॉइस असर्टिव सेंटेंस में हो, चाहे वह अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, उनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था, समझ लिया था, अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने समझा, आप लोगों ने एक्सरसाइज किया, अच्छी बात है। आप लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये तो और खुशी की बात है, ठीक है। तो आज हम लोग अपने सेकंड जो टाइप होता है, जो दूसरा प्रकार है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके पैसिव वॉइस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, सीखते हैं हम लोग, ठीक है। चूंकि जैसा असर्टिव था वैसा आपका अफर्मेटिव निगेटिव आपका क्लियर हुआ। अब इंट्रोगेटिव की बारी है। आज हम लोग पूरे इंट्रोगेटिव को समझ लेंगे, तो फिर हमारे पास ये समझिए कि टेंस वाला कहानी ख़त्म हो जाएगा, तो केवल इंपरेटिव वाला बचेगा, ठीक है। एक क्लास में मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, ठीक। आप लोग बस अच्छे से समझिए, कॉन्सनट्रेट रहिए, ठीक है। समझाने में कोई कमी नहीं है और आप लोगों के समझने में भी कोई कमी नहीं है। बस चूँकि आप लोगों की उम्र है थोड़ा बदमाशी करने की, करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन बदमाशी की तरह से हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक जिन्हें हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और दूसरे वो जिनको हम लोग डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, यानी कि जिनमें क्वेश्चन वर्ड दिया होता है। तो आज हम लोग पहले वाले को लेके चलेंगे, यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव को लेके चलेंगे। और सिंगल इंट्रोगेटिव को जब हम लोग लेके चलेंगे, यानी पहला जो प्रकार है वह हमारे एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है वह शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से। कहाँ से? हेल्पिंग वर्ब से। और आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका पैटर्न है, क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। एक्टिव वॉइस में यही फॉर्मेट आप लोगों ने पढ़ा है। आप लोगों ने ट्रांसलेशन में जितना भी सेंटेंस पढ़ा है, सबके इंट्रोगेटिव को आपने ऐसे ही लिखा है। अगर वह हेल्पिंग वर्ब से, यानी हिंदी में कहें तो क्या से शुरू हो अगर कोई भी सेंटेंस, तो आप लोग हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस क्या से शुरू है तब, ठीक है। अब इसके पैसिव वॉइस को समझिए। ये है इसका पैसिव वॉइस। इसमें भी आप क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब पहले है तो पहले आप भी लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे आपका हेल्पिंग वर्ब। आप जानते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, और उसी को देखकर हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं। यानी इसको देखकर हेल्पिंग वर्ब आपको लगा देना है, क्लियर है। और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को अब सब्जेक्ट बना के लिख दीजिए। यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ लिख देंगे कैसे, सब्जेक्ट के रूप में। इतना क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे और इसी सब्जेक्ट को देख के यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या करेंगे, आगे आपका मेन वर्ब है तो आप भी लिखेंगे मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाई। और जो आपका सब्जेक्ट अब यहाँ पे दिया हुआ है, इसी सब्जेक्ट को लाके बाई के बगल में लिखेंगे। किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। ये ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए कि इस तरह के सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आप क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को देखिए और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट मान के उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब पहले ही लिख लीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए आप। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे, बाई लिखे, और सब्जेक्ट को लाके यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिए। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस फिनिश, स्वाहा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, तो मान लेते हैं अगर कहा जाए इज सी
कुकिंग फूड, इज द कुकिंग फूड, है ना। ध्यान से देखिए, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाना होगा। फूड सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो पहले हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। टेंस को भी पहचान लीजिए, इज के साथ कुकिंग आया है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ बीइंग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इज एम आर के साथ बीइंग। फूड सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, तीनों में से इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है इज। अब आप ऑब्जेक्ट को क्या करिए, सब्जेक्ट बना के लिखिए। मैंने कहा ना, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, सब्जेक्ट बना के लिखा गया है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया तो सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, तो लिखेंगे तो ये इसका रूप बदलेगा नहीं, फूड ही रह जाएगा, ठीक। अब इसका बचा हुआ हिस्सा बीइंग बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग। अब यहाँ पे कुकिंग लिखा है, इसका थर्ड फॉर्म आप जानते हैं कुक्ड होता है, कुक्ड। यहाँ पे लिखेंगे बाई और सब्जेक्ट है आपका सी, इसे उठा के यहाँ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हर और क्वेश्चन मार्क, है ना। एकदम इजी है, बिल्कुल भी कहीं कोई भी परेशानी ही नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो। दूसरा एग्जांपल देखिए, विल सी कॉल मी। ध्यान से देखा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, चार चीजें हैं आपके सामने। अब इसमें देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है, यानी कि ये एक्टिव है तो ये पैसिव है, तो ये फिर एक्टिव है, तो ये फिर पैसिव है। समझिए, हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, आप भी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, लेकिन आप देख लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है मी, तो मी अगर ऑब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे, आई बनेगा ना, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब विल आता है या सेल आता है, क्लियर है ना, सेल आना चाहिए। उसी सेल को आप पहले लिख देंगे शैल, ठीक। इसके बाद आपका सब्जेक्ट हो गया आई, सेल आई। अब देखिए, यह विल के साथ फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में विल के साथ बी, सेल के साथ बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। तो सेल आई बी कॉल्ड बाई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट सी दिया हुआ है, इसे लास्ट में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हर, है ना, आसान है। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, विल सी कॉल बी, क्या वह मुझे बुलाएगी। सेल आई बी कॉल्ड बाई हर, क्या मुझे उसके द्वारा बुलाया जाएगा। ट्रांसलेशन भी यही है, इसको भी ट्रांसलेट करके देखिए। इज सी कुकिंग फूड, क्या वह खाना बना रही है, क्या वह खाना बना रही है। इज फूड बीइंग कुक्ड बाई मी, क्या उसके द्वारा खाना बनाया जा रहा है, क्या वह खाना बना रही है, क्या उसके द्वारा खाना बनाया जा रहा है, दोनों है एक्टिव पैसिव। ठीक उसी तरह से ये भी है, क्या वह मुझे बुलाएगी, क्या उसके द्वारा मुझे बुलाया जाएगा, दोनों चीज़ें सेम सेम। एक और एग्जांपल, मान लीजिए एक्टिव वॉइस में लिखा है दे हैड प्लेड क्रिकेट, दे हैड प्लेड क्रिकेट। देखिए सॉरी, इसको हमको इंट्रोगेटिव करना था, इंट्रोगेटिव करने का मतलब हो जाएगा हैड दे। देखिए हैड दे प्लेड क्रिकेट, अब ये ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब को, ऑब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, टेंस पहचानिए, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें आप लोग हैड बीन और वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव में, है ना। तो आप इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हैड तो रहेगा ही, और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, क्रिकेट, हैड क्रिकेट, बीन जोड़ना पड़ता है पैसिव में, ठीक है, बीन। अब यहाँ पे हो गया प्लेड बाई, और यहाँ पे दे बचा हुआ है, दे का ऑब्जेक्ट आप लोग जानते हैं कि देम होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यही दे है कि दे यहाँ आते आते देम में कन्वर्ट हुआ। ठीक, आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ गए हैं। अब इस तरह के सेंटेंस में अगर नॉट का भी प्रयोग हो तो नॉट के प्रयोग में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक दो एग्जांपल करके देखना उसको भी।
हाँ, आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए ये इंट्रोगेटिव में अगर नॉट आता है ना, तो इस सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ठीक। तो अब भी क्या करेंगे, जब पैसिव बनाएंगे तो इसी अब सब्जेक्ट है तो इस यहाँ पे आपने क्या किया, सब्जेक्ट के रूप में तो लिख ही दिए, और लिखने के जस्ट बाद अगर नेगेटिव होगा तो नॉट इसमें लगा देंगे, उसके बाद ही मेन वर्ब आएगा। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर कह रहा है, एग्जाम्पल है डू यू नॉट लाइक हर, डू यू नॉट लाइक हर, ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। पैसिव में कन्वर्ट अगर करना हो तो क्या करेंगे, देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले दिया है ना, अभी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, लेकिन कैसे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तब पता चलेगा। ऑब्जेक्ट के जगह पे आया है हर, इसका सब्जेक्ट होता है सी, टेंस पहचानिए, डू यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। चलिए हर के साथ क्या लगाएंगे, इज एम आर में से आपके पास हर के साथ आएगा इज। अब इस ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट सी, फिर नॉट दिया है ना, अभी लिखेंगे नॉट। लाइक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड, यहाँ पे लिखेंगे बाई, और इस यू, यही यू सब्जेक्ट था, अभी ये ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है, बाई यू कर दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ये हो गया क्लियर, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए बच्चों। मान लेते हैं एग्जांपल है वॉच सी, सॉरी, वॉच सी नॉट कॉलिंग देम, वॉज सी नॉट कॉलिंग देम। देखिए इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आया, तो आप क्या करिए, ऑब्जेक्ट को देख, पहले टेंस को पहचान लीजिए। वाज के साथ कॉलिंग मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में वाज वेयर के साथ बीइंग आता है, ठीक है, वाज वेयर के साथ बीइंग आता है, ध्यान रहे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट है देम, प्लूरल नंबर बहुवचन, बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसके पैसिव वॉइस में पहले लिखेंगे वेयर, ठीक, और इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, वेयर दे नॉट और बी, बीइंग, सॉरी बीइंग, वेयर दे नॉट बीइंग, कॉल का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा कॉल्ड, यहाँ लिखेंगे बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, सी था ना, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। देखिए कितना आसान है ना इंट्रोगेटिव, बड़े आसानी से इस तरह के इंट्रोगेटिव को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बचा है दूसरा वाला इंट्रोगेटिव, जिसे हम लोग कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। तो आइए हम लोग अब डबल इंट्रोगेटिव को समझ लेते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए डबल इंट्रोगेटिव को बनाते समय क्या करना है, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, यहाँ पे बस हमारे पास बढ़ता है क्या, क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाता है शुरू में, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हमारे एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है। और अगर पैसिव वॉइस के फॉर्मेट में अगर हम लोग आ जाएं तो इसमें भी काम वही होगा, क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास आएगा क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, नहीं लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे, लेकिन किस रूप में होगा, वो होगा सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। इतना क्लियर है, बाकी चीज़ें सेम है। मेन वर्ब पहले इसमें थर्ड फॉर्म में रहेगा, बाई लिखेंगे और क्या करेंगे, सब्जेक्ट को यहीं लिख देंगे, लेकिन ध्यान रहे सब्जेक्ट किस रूप में होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। सीधे सीधे हम लोग एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल है वेयर, ये हमारा एक्टिव वॉइस चल रहा है, ठीक है। वेयर डज ही रीड इंग्लिश, वेयर डज ही रीड इंग्लिश, ठीक है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, एक्टिव वॉइस में मैंने कहा क्वेश्चन वर्ड है, तो आपके पैसिव वॉइस में भी क्या होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड पहले होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हो गया वेयर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। डज देख रहे हैं, डज का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इज एम आर में से एक आना चाहिए। अब आप अपने ऑब्जेक्ट को देखिए,
ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज। क्लियर है? ये हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब सब्जेक्ट के रूप में लिख लीजिए इंग्लिश। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लीजिए रीड। ये हो गया ना। अब बाई बचा है और सब्जेक्ट बचा है। यहाँ पे लिखिए बाई, सब्जेक्ट आपका है ही, तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। ये हो गया क्लियर। क्लियर है ना? एक और एग्जांपल देखिए। एकदम बच्चों जितना पॉसिबल हो सके आप लोग केवल एग्जांपल पे फोकस करिए, समझिए। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, व्हाट डिड ही डू। आप लोगों के लिए एग्जांपल है, थोड़ा अच्छे से समझिए इसको। व्हाट डिड ही डू, ठीक है? समझिए इसको अच्छे से, मैं अभी क्लियर कर दूंगा इसको। अभी देखिए, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये है आपका सब्जेक्ट और ये है आपका मेन वर्ब। तो कहेंगे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, क्या कहा था कि व्हाट और whom, इन दोनों से ऑब्जेक्ट का पता चलता है। क्या पता चलता है? ऑब्जेक्ट का। मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट का काम भी करते हैं, तो हम इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इसको हम क्वेश्चन वर्ड भी कहेंगे और ऑब्जेक्ट भी कहेंगे, ठीक है? चलिए, जो है सो है। तो क्वेश्चन वर्ड भी शुरू में ही होता है, तो क्वेश्चन वर्ड अगर शुरू में होता है तो शुरू में हमने लिख दिया क्वेश्चन वर्ड। और ध्यान रहे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट भी बना दिया गया, चूँकि ऑब्जेक्ट यही है, कंफ्यूज ना होइए। ये क्वेश्चन वर्ड भी है, ये ऑब्जेक्ट भी है। देखिए व्हाट और whom क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं ना। तो उसी तरह से व्हाट यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, पहले लिख दिए। और ध्यान रहे कि यह ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट भी हमारा काम हो चुका है। जो कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं ना, वो वाला काम हो चुका है। तो बचा क्या है? हेल्पिंग वर्ब बचा है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब बचा है। टेंस पहचान लीजिए, डिड, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब वाज वेयर के साथ थर्ड फॉर्म। तो व्हाट के साथ लिखाएगा वाज। क्लियर है? कंफ्यूज ना होना, फिर से समझो। ये व्हाट क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, ऑब्जेक्ट भी है। क्वेश्चन वर्ड को हम लोग शुरू में लिख दिए, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को भी लिख दिए। अब हेल्पिंग वर्ब बच गया, लिख दिए। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पे आ जाइए। व्हाट वाज और मेन वर्ब है डू का थर्ड फॉर्म डन। यहाँ पे लिख दिए बाई और सब्जेक्ट था ही, इसे आपने कन्वर्ट किया तो हो गया हिम और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल, ठीक है? मज़ेदार चीज़ है, आप समझिए, आप समझते जाइए, बहुत मज़ेदार चीज़ है। चलिए एक्टिव वॉइस में हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल है whom will you, और यहाँ पे कॉल, whom will you call। फिर ध्यान से देखिए, whom आपका क्वेश्चन वर्ड भी है और ये ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। will हेल्पिंग वर्ब है, you सब्जेक्ट है और call मेन वर्ब है। तो अगर यह क्वेश्चन वर्ड है और ऑब्जेक्ट भी है, तो क्वेश्चन वर्ड है तो पहले ही लिखना पड़ेगा whom। क्लियर? whom। अब इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब पे आइए, तो हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा क्या? विल बी। whom विल बी, सॉरी ये ऑब्जेक्ट था ना, तो इसको ऑब्जेक्ट था तो इसको तो सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा हु विल बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, यहाँ पे लिखेंगे बाई और सब्जेक्ट आपका यू है, तो इस यू को लास्ट में ले जाएंगे, तो इसमें कोई खास चेंजिंग नहीं होता है, यू ही रह जाता है। हु विल बी कॉल्ड बाई यू, सॉरी यहाँ पे हुम ही रहेगा, यही ऑब्जेक्ट है। चूँकि क्वेश्चन वर्ड है ना, सॉरी मिस्टेक ये हुआ कि हुम ऑब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो हु तो हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको हु लिख दें तो फिर क्वेश्चन वर्ड बिगड़ जाएगा। हम क्वेश्चन वर्ड को नहीं बिगाड़ सकते। क्वेश्चन वर्ड हुम है तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड हुम ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट का काम करेगा। तो हुम विल बी कॉल्ड बाई यू, ये हो गया आप लोगों का इंट्रोगेटिव। क्लियर है? अब अगर इसमें कोई भी निगेटिव करना हो तो मैं अलग से नहीं बताऊंगा आपको। देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ को अगर निगेटिव करना हो तो इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा ना, है ना,
तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, जो ये सब्जेक्ट आप बनाएंगे इसी के जस्ट बाद आप नॉट लिख देंगे। जो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको देखिए, अगर इसमें अगर आपको नॉट लगाना हो इस सेंटेंस में ना, तो आप नॉट कहाँ लिखेंगे, इस ही के बाद नॉट लिखेंगे, यहाँ पे नॉट लिखेंगे। तो ठीक उसी तरह से आपने इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाया हुआ है तो इंग्लिश के बाद आप यहाँ पे नॉट लिखेंगे, ये क्लियर होगा। अब अगर इस सेंटेंस को देखेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसके बाद आप नॉट लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे ना। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आपने क्या किया था, अब यहाँ पे चूँकि ये हमारा क्वेश्चन वर्ड और ये ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे हो गया, इसीलिए हम लोग यहीं पे यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे नॉट यूज कर देंगे। ठीक है, ठीक जैसे इसमें किए हैं वैसे इसमें भी कर देंगे। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट आएगा तो इसमें भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब और ये जो विल और बी लिखा हुआ है इसके बीच में ही नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से इसका निगेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। बड़े आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बची हुई हैं, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बची हुई हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, बस आज के क्लास को यानी कि इंट्रोगेटिव आज हम लोगों ने देखा, दो तरह के इंट्रोगेटिव और दोनों तरह के इंट्रोगेटिव के निगेटिव सेंटेंस हम लोगों ने देख लिया। आज के लिए बस इतना ही। एक दिन में बहुत ज़्यादा क्लास कवर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग थोड़ा थोड़ा सीखिए, बेहतर सीखिए। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि जो लोग चाहते हैं कि एक ही बहुत लंबा चौड़ा करना, तो मान लीजिए अगर इंटर के बच्चे हैं, इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, 11 या 12 के बच्चे हैं, तो वो लोग क्या करें ना कि एक साथ में ही शुरू से लेकर सभी क्लासेस को एक साथ में देख लें, उनका एक दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे 9 में हैं, 10 में हैं, 8 में हैं, 7 में हैं, अच्छा ठीक है, उन लोगों के लिए बेहतर ये है थोड़ा थोड़ा सीखें। थोड़ा सीखो, बेहतर सीखो, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे करेंगे बंद। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक रेस्ट, एंजॉय योर डे, बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉच दिस क्लास।